गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जो है बेसिकली इसमें हम लोग डार्विनियन प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये जो डार्विनियन प्रिंसिपल है इसको हम लोग कहते हैं डार्विनियन फिटनेस। ठीक है, अब डार्विन कौन थे पता है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो डार्विन जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया था तो उन्होंने उसमें एक टर्म दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तभी अपने हैबिटेट में या अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा जब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहेगी कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सके, इवॉल्व कर सके। तो यहाँ से इवोल्यूशन का प्रिंसिपल जो है निकल करके आया। ठीक है, तो अभी जो हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पढ़ रहे हैं उसमें जो डार्विनियन फिटनेस है, ठीक है, डार्विनियन फिटनेस क्या कहती है? बेसिकली डार्विनियन फिटनेस जो है वो किसी जीनोटाइप का एबिलिटी होता है कि मतलब कोई जीनोटाइप कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना एफिशिएंट है कि वो आगे आने वाली जनरेशन को कैरेक्टर्स जो है पास कर सके। तो जो जीनोटाइप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अगली जो जनरेशन होगी उसको इजीली अपने कैरेक्टर्स पास ऑन कर पाएगा। ठीक है, तो इसी कैपेबिलिटी को हम लोग कहते हैं डार्विनियन फिटनेस, जिसको कि आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा डार्विनियन फिटनेस का जो स्केल है उस पे वो जो जीनोटाइप है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जितना हायर इज़ द वैल्यू ऑफ आर द स्ट्रॉन्गर इज़ द जीनोटाइप। ठीक है, ये कहता है डार्विनियन फिटनेस। ठीक, अब जब हम लोग डार्विनियन फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है वो सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डार्विनियन फिटनेस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कैसा है, ठीक है, कम है या ज़्यादा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनके अंदर जो डार्विनियन फिटनेस है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करता है, जैसे कि केले के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े घूमते रहते हैं, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफाइला। ठीक है, ड्रोसोफाइला का लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 8 घंटे का होता है। ठीक है, तो अगर उसका जीनोटाइप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो शायद उसकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती। तो जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज़्यादा है माना जाता है कि उसके अंदर आर की वैल्यू हायर होगी। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग को हम लोग सेकेंड फैक्टर क्यों ले रहे हैं? जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है रिप्रोडक्शन में। जैसे कि अगर हम लोग फ्रूट फ्लाई का ही एग्जांपल लें, ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई का जो 8 घंटे का लाइफ का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसमें वो 2 बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें, ठीक है, तो कोई जैसे ई कोलाई का अगर हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, तो ई कोलाई जो है वो 48 आवर्स में अपने नंबर को डबल कर लेता है, 2 दिन के अंदर नंबर को अपने डबल कर लेता है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग का जो तरीका है वो भी डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में बात करें, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ब्रीड करने की, रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी एक सर्टेन एज तक रहती है। ठीक है, उसके बाद पर्सन जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक सर्टन एज तक, एक लंबे ड्यूरेशन तक, मे बी 30 ईयर्स या 40 ईयर्स तक जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ह्यूमंस में होती है वो हमारे लिए डार्विनियन फिटनेस का एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, बिकॉज वी कैन रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, बार बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उसमें आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर आता है वो है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कैसा ऑफस्प्रिंग ब्रीडिंग के बाद डेवलप हो रहा है या कैसा ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
वो एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो एक बार में एक ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? लेकिन जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का भी चांस रहेगा कि नहीं। जैसे अगर हम लोग कुत्ते या बिल्लियों की ही बात कर लें, ठीक है, तो अगर जैसे जो ब्रीडर्स होते हैं वो लोग कुत्ते और बिल्लियों का अगर रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में जनरली क्या होता है कि होता है ना, या नेचुरली भी अगर कुत्ते या बिल्ली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई ऑफस्प्रिंग है उसका साइज़ दूसरे ऑफस्प्रिंग से छोटा है, उसको कभी ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, कभी उसका पैर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो कभी आँखें डेवलप नहीं हुई हैं, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो नेचुरली भी या ऑन पर्पस अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तभी भी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक बार में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका आर वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम होने का जो चांस है वो हायर होता है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमंस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में देखें जो एक बार में एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जैसे अगर हम लोग काऊ का एग्जाम्पल ले लें या हॉर्स का या ह्यूमन का, ठीक है, हम ऐसे एग्जाम्पल्स ले लें जो सिंगल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक मेलफॉर्मेशन या कोई अदर इशू जो है आने के चांसेस कम होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है उसका आर वैल्यू जो है वो हायर रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि आर वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी इकोसिस्टम, इकोलॉजी वगैरह वगैरह पढ़ा है क्लास 9 से लेकर के अभी तक, उसमें हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। ये टर्म 10th में भी पढ़े होगे तुम लोग, 11th में भी मैंने तुम लोगों को बोला होगा कहीं ना कहीं कि ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपस में इंटरैक्ट करने का मीनिंग क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सामने सब लोग बैठ के ताश खेलते हैं या बातें करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो इंटरैक्ट करने का मतलब ये है कि भाई जब वो लोग अपने अपने इकोसिस्टम में या अपने अपने हैबिटेट में मतलब सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, तो समहाउ या तो फूड चेन के फॉर्म में या फूड वेब के फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से आपस में ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। हम सभी आपस में किसी ना किसी जगह पे टकराते हैं, ठीक है। उनको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, हमको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। तो हमसे जो इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं, ठीक है, उन इंटरैक्शंस के बारे में बेसिकली हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। अब हर ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका हैबिटेट, उसके ईटिंग हैबिट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो हर ऑर्गेनिज्म के बीच में अलग अलग तरीके का इंटरैक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। अब ये जितने भी इंटरैक्शंस होते हैं इनको बेसिकली हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है न्यूट्रल या ज़ीरो इंटरैक्शन, एक होता है नेगेटिव इंटरैक्शन और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव इंटरैक्शन। 3 तरीके के इंटरैक्शंस जो हैं यहाँ पर निकल के आते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूट्रल या नेगेटिव या पॉजिटिव जो है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रल इंटरैक्शन जो होता है इसमें नेट रिजल्ट 0 होता है, मतलब कि अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसके रहने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसके रहने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपस में कहीं ना कहीं इनके बीच में फूड चेन या फूड वेब के फॉर्म में टक्कर होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी इंटरैक्शन डेवलप नहीं होता है तब उस तरीके के इंटरैक्शन को हम लोग न्यूट्रल या ज़ीरो इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाले पे आते हैं हम लोग नेगेटिव इंटरैक्शन। नेगेटिव इंटरैक्शन जो है इसको हम लोग एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन भी कह सकते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे अगर दो पार्टनर्स हैं किसी इंटरैक्शन में, तो दोनों में से किसी एक पार्टनर का नुकसान होना तय है। ठीक है, और तीसरा जो है पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शन को हम लोग बेनिफिशियल इंटरैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें या तो एक या दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के इंटरैक्शंस हैं जहाँ पे आमने सामने वाले को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नेगेटिव इंटरैक्शन है वहाँ पे एक पार्टनर जो है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको नुकसान पहुँचेगा। और पॉजिटिव इंटरैक्शन है जिसमें या तो दोनों को फ़ायदा होगा या दोनों में से किसी एक को फ़ायदा होगा, और जो दूसरा पार्टनर है वो न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 3 तरीके के इंटरैक्शंस निकलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि न्यूट्रल इंटरैक्शंस जो है उसमें नो नेट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो हम लोग न्यूट्रल इंटरैक्शन को स्किप करेंगे। हम लोग नेगेटिव इंटरैक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव इंटरैक्शन जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रीडेशन, सेकंड है कंपटीशन, कंपटीशन के बाद वी आर हैविंग पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, है ना। ये 4 तरीके की इंटरैक्शंस जो हैं ये नेगेटिव इंटरैक्शंस में निकल करके आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, प्रीडेशन के बारे में बात करते हैं। प्रीडेशन नाम से समझ आ रहा है कि नहीं, क्या है प्रीडेशन में, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली। ठीक है, कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसको हम लोग जो बेसिक फूड चेन है, बेसिक फूड चेन से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कंज्यूम कर रहा है डियर, और डियर को कंज्यूम कर रहा है टाइगर या लायन। तो ये क्लासिक आपका फूड चेन है जो कि प्रीडेशन के साइकिल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये बेचारा किसी के ऊपर प्रीडेट नहीं कर सकता, लेकिन ग्रास को अगर डियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो ग्रास क्योंकि सबसे बेसिक है, मतलब सबसे प्राइमरी क्या कहना चाहिए, लेवल ऑफ द फूड चेन में है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे के ऊपर ये एज अ प्रीडेटर एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्योंकि डियर ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ग्रास को खा रहा है, तो डियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीडेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रीडेटर डियर है तो क्योंकि डियर ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, तो ग्रास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रे। ठीक है, यानी कि प्रीडेशन का जो फिनोमिना है इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, एक जिसको खाया जाता है और दूसरा जो खा रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म को खाया जा रहा है वो बन जाता है प्रे, और प्रे को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है प्रीडेटर। ठीक है, अब इसी के सेकेंड फेज में अगर हम लोग देखें कि डियर जो है उसको टाइगर या लायन जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो सेकेंड केस में डियर हो जाएगा प्रे और टाइगर या लायन जो है ये बन जाएगा प्रीडेटर। सिंपल। ठीक है, अब ये जो प्रीडेशन का फिनोमिना है, ठीक है, प्रीडेशन का जो फिनोमिना है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको मतलब खुशी खुशी से तो वो जाकर के प्रे नहीं बन जाता। ठीक है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने लिए किसी न किसी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ज़रूर डेवलप करता है। जैसे अगर हम लोग प्लांट्स के केस में बात करें, ठीक है, तो कई बार सुना होगा तुम लोगों ने, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब पुराने समय की कहानी है। ये कहा जाता था कि महाराणा प्रताप जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रास होती थी, ठीक है, उसको वो लड़ाई में यूज़ करते थे। मतलब वो घास के जो एजेस थे,
ठीक है। इतने ज़्यादा शार्प और इतने ज़्यादा स्टर्डी थे कि वो घास आसानी से टूटती नहीं थी, और उसके एजेस इतने शार्प थे तो उसको जब लड़ाई में लोग लेकर के जाते थे तो वो किसी पर्सन के हाथ पैर में चोट पहुंचाने का उसके अंदर कैपेसिटी था, इतना ज़्यादा शार्प वो घास होती थी। तो अगर उस चीज़ को हम लोग सही भी मान लें कि भाई ऐसा होता ही था, ठीक है, तो वो भी क्या है, उस घास का एक डिफेंस मैकेनिज्म था, ठीक है। घास है, ऑब्वियसली उसको हर्बीवोर्स जो है इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, गाय भैंस वगैरह। तो वो घास जो है उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एजेस में इतना एडेप्टेशन प्रोड्यूस किया कि उसके एजेस इतने शार्प हो गए। अब शार्प एजेस वाली घास को कोई एनिमल खाएगा तो उसका मुंह पूरा अंदर से कट जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स विल, मतलब हर्बीवोर्स विल स्टे अवे फ्रॉम दैट ग्रास, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। या अगर हम लोग दूसरे प्लांट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे हम लोग उस दिन जीरोफिटिक प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे, शमी का प्लांट है, बबूल का प्लांट है, कीकर वगैरह का प्लांट होता है, तो उसमें कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं। जैसे बेर का पेड़ होता है, उसमें भी कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो कांटे होने के पीछे का रीज़न ये है कि हर्बीवोर्स जो है उनको खा ना जाए, उससे बचने के लिए जो है ये इनके अंदर अडेप्टेशंस जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लांट जो है अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि किसी ना किसी तरीके का अडेप्टेशन जो है अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, सो दैट कि वो प्रे ना बन जाए, ठीक है। अब प्रीडेशन का जो फिनोमिना है, ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे कि प्रीडेशन जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो प्रे का पॉपुलेशन है, जैसे कि ग्रास का पॉपुलेशन है, वो हमेशा कंट्रोल में बना रहता है, क्योंकि उस ग्रास को कंटिन्यूसली कंज्यूम किया जा रहा है। बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रास की जो पॉपुलेशन है या ग्रास का जो स्प्रेड है वो हमेशा क्या रहता है, रेगुलेट होते रहता है, कंट्रोल में रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रे जो है वो हमेशा हायर नंबर में रहेगा और प्रीडेटर जो है वो हमेशा लोअर नंबर में रहेगा, ठीक है। कभी भी प्रीडेटर कम और प्रे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रीडेटर ज़्यादा और प्रे कम कभी नहीं होता है, हमेशा प्रे जो है वो हायर नंबर में रहेगा और प्रीडेटर जो है वो लोअर नंबर में रहेगा। जैसे कि घास जो है उसकी जो स्प्रेड है या उसका जो नंबर है वो ज़्यादा रहेगा, उससे कम डियर का नंबर रहेगा और डियर से भी कम जो है लायन का नंबर रहेगा। तो प्रीडेटर हमेशा कम नंबर में रहेगा और प्रे हमेशा ज़्यादा नंबर में रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर या एक बायोटिक फैक्टर जो है दूसरे बायोटिक फैक्टर को कंट्रोल में करके रख रहा है, ठीक है। ग्रास को कंटिन्यूसली डियर कंज्यूम कर रहा है तो उससे ग्रास कंट्रोल में रहती है। अब डियर जो है उसको टाइगर या लायन अगर कंज्यूम करता है तो डियर की जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल से एग्जांपल हम लोग देख लें कि अगर घर में हम लोगों ने किसी के घर में गार्डन वगैरह है, ठीक है, गार्डन में हम लोगों ने घास लगा दी या कोई भी पौधा जो है लगा करके छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अगर उस ग्रास की काट छांट नहीं कर रहे हैं, पौधे की काट छांट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद वो घास या वो जो पौधा है वो पूरे गार्डन में फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ जो है, ठीक है, वो हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंट्रोल करता है, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो प्रीडेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का होता है, ठीक है। प्रे जो है उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है, ठीक है। प्रीडेटर जो है उसको हमेशा एक फूड सोर्स जो है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब प्रीडेटर जो है उसको हमेशा फूड सोर्स अवेलेबल रहे, ठीक है, इसके लिए भी बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई अनवांटेड प्लांट जो है उसकी भी ग्रोथ हो जाती है, तो अनवांटेड प्लांट या जो वीड्स हम लोग कहते हैं उनका भी जो ग्रोथ है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के हेल्प से हमेशा चेक में रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग के स्कूल का जो मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे वीड्स ऑब्वियसली ग्रो कर रहे होंगे, गेट खोल दो 4 दिन के लिए, गाय लोगों को घुसने दो बिंदास, सारे के सारे वीड्स जो हैं ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए जो हमारे काम के ट्रीज़ हैं वो तो बाउंड्री के आसपास लगे हुए हैं और जो वीड्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर गाय को घुसने के लिए दे दो तो बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर मैदान पूरा साफ़ हो जाएगा,
ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो प्रीडेशन का सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए बेनिफिट है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हम लोग आते हैं सेकेंड इंटरेक्शन पे, दैट इज़ कंपटीशन। ठीक है। तो कंपटीशन जो है ये नेचुरली हर पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब कंपटीशन के बारे में हम लोग बोले तो कंपटीशन का क्या मीनिंग है, स्कूल के अंदर ही, क्लास के अंदर ही कंपटीशन होता है। ठीक है। कौन फर्स्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट आने की बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग, आप लोग, ठीक है, एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, एक ही तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, लाइब्रेरी में एक ही तरीके की बुक्स हैं, नोट्स सारे सबके एक जैसे हैं। ठीक है। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है, ही और शी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। तो कंपटीशन के फिनोमिना में क्या होता है कि कोई दो स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, दोनों को सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हवा, पानी, खाना, हैबिटेट, इकोसिस्टम, सारी चीज़ें उसको एक जैसी मिल रही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक स्पीशीज़ ऐसी होगी कि जो रिसोर्सेज का सबसे अच्छे तरीके से यूज़ करेगी और अपनी पॉपुलेशन को दूसरे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कंपटीशन। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, प्लांट्स का ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, गाजर घास का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। गाजर घास क्या है, वीड है। ठीक है। यहाँ पे गार्डन में अभी खिड़की खोल करके देखो, यहाँ मैदान में बहुत सारी गाजर घास दिख जाएगी। ठीक है। गाजर घास को और उसके कंपैरिजन में कोई जो दूसरा बेनिफिशियल प्लांट है, जो हमारे काम का प्लांट है, उसको आप लगा दो। ठीक है। और फिर आप 1 महीने बाद दोनों की ग्रोथ को चेक करो तो आप ये चीज़ देखोगे कि गाजर घास की जो ग्रोथ है वो हमारे बेनिफिशियल प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है। जबकि एटमॉस्फेयर और सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज जो हैं, हवा, पानी, सनलाइट वगैरह सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो गाजर घास की ग्रोथ ज़्यादा क्यों हो रही है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर एक ही जगह के अंदर, ठीक है, आपने गाजर घास को भी लगा दिया और आपने दूसरे बेनिफिशियल प्लांट को भी लगा दिया, ठीक है, तो गाजर घास जो है उसका अपर हैंड कैसे बनता है। गाजर घास क्या करता है कि उसको सारी चीज़ें तो सेम मिल रही हैं, लेकिन उन सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन गाजर घास करता है। कैसे कि उसके अंदर जो बायो केमिकल या फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस चल रहे हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो ज़्यादा फास्ट चलते हैं। ठीक है। उसके अंदर के जितने भी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा फास्ट चलते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह वगैरह सारी के सारी चीज़ें जो हैं ये बेनिफिशियल प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो जब उसके अंदर सारे प्रोसेसेस फास्ट चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो प्लांट है, ठीक है, ये अपने नॉर्मल तौर तरीके से ग्रो हो रहा है, तो ऑब्वियसली गाजर घास ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो गाजर घास होती है ये क्या करती है कि इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए किसके साथ compete करेगी, इस प्लांट के साथ compete करेगी। मतलब कि गाजर घास का जो रूट सिस्टम होगा वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा और ये वाला जो प्लांट है इसका रूट सिस्टम उतना एक्सटेंसिव जो है नहीं हो पाएगा। मतलब गाजर घास के रूट्स क्या करेंगे, वो इस प्लांट के रूट्स को ग्रो होने नहीं देते हैं। ठीक है। उसको ग्रो होने ही नहीं देते हैं। अब इसके भाई रूट्स ही ग्रो नहीं होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करेगा, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो गाजर घास जो है उसका ग्रो करने का मैकेनिज्म ही यही होता है कि ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगा तो जो शूट्स हैं इसके ज़्यादा जल्दी ब्रांच होंगे। अगर शूट्स ज़्यादा जल्दी उसमें ब्रांचेस डेवलप होंगे तो बाजू वाला जो प्लांट है उसको ज़्यादा धूप नहीं मिल पाएगी। अब इस प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, इसके रूट्स को भी ग्रो होने नहीं देता है, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके रूट सिस्टम को भी ओवर पावर कर देता है गाजर घास और उसके शूट सिस्टम को भी ओवर पावर कर देता है। तो अगर पूरे प्लांट का जो मतलब रूट और शूट सिस्टम है उसको गाजर घास ओवर पावर कर देगा तो वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे ये जो प्लांट है सूख के मर जाएगा और गाजर घास जो है वो अपना आराम से सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन के फिनोमिना में एक जो स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है
वो अपने बॉडी के अंदर इस तरीके से चेंजेस लेकर के आते हैं कि वो दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर देते हैं। तो ये जो दूसरा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट है ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली ये जो प्लांट है यहाँ से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। बचता कौन है, गाजर घास बचता है एंड इट कैन हैप्पीली सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अपने क्लास के बीच में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको सारे नोट्स जो है मैंने दे दिए, जैसे उस दिन बुक्स दिए थे तुम लोगों को कि आपस में तुम लोग नोट्स सर्कुलेट कर लेना, ठीक है। अब तुम में से कोई एक ऐसा अगर बदमाश स्टूडेंट निकल जाए कि मैम मेरे को दी है तो मैं ही रखूँगा, मैं और किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये क्या है, रिसोर्सेज तो मैंने अवेलेबल करवा दिए, लेकिन अगर उस रिसोर्सेज को आप लोग प्रॉपरली आपस में शेयर नहीं करोगे, ठीक है, तो फ़ायदा एक ही को मिलने वाला है, बाकी को नुकसान मिलेगा। मैं एग्जांपल वाइज बोल रही हूँ, ठीक है, तो बाकी सबको नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा किसको होगा, एक ही को होगा, ठीक है। तो कंपटीशन के फिनोमिना में एक स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको इस तरीके से क्या कर देता है, उनको सफोकेट कर देता है सो दैट जो दूसरी स्पीशीज़ है वो ग्रो ना कर सके, रिसोर्सेज का यूज़ ना कर सके, अल्टीमेटली दूसरी स्पीशीज़ जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये जो कंपटीशन का फिनोमिना है ये अगेन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, मतलब एक ही स्पीशीज़ के अंदर अगर कंपटीशन दिख रहा हो तब, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके बीच में अगर कंपटीशन हो रहा हो तब, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक में एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के अंदर कंपटीशन होगा और इंट्रा स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में कंपटीशन होगा। तो जैसे अभी गाजर घास वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, तो वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल है, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक का अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक में जैसे कि अगर हम लोग कीड़े मकोड़े का एग्जाम्पल है, ठीक है, कीड़े मकोड़े का ही एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म का ही स्पीशीज़ है, उसके अंदर जब इंडिविजुअल्स के बीच में जब कंपटीशन होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। इंटर मतलब क्या होता है और इंट्रा मतलब क्या होता है? हाँ, विद इन द स्कूल, समझ में आया, ठीक है। तो इंटर मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जब हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को किसका एग्जांपल दिया, गाजर घास वाला एग्जांपल दिया था, है ना, तो वो इंटर स्पेसिफिक है, दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। और इंट्रा मतलब जब एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे अर्थवॉर्म का जो एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक लॉ जो है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, गॉसेस प्रिंसिपल कहते हैं इसको। ठीक है, गॉस प्रिंसिपल जो है ये कंपटीशन में कंपटीशन का जो फिनोमिना है इसमें बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई कोई दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दोनों के बीच में आपस में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो कोई दो स्पीशीज़ अगर एक ही हैबिटेट के अंदर उनको सर्वाइव करना है, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज़ होगा वो क्या करेगा, वीकर स्पीशीज़ को कंप्लीटली वहाँ से एक्सक्लूड कर देगा, कंप्लीटली रिमूव कर देगा। क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट को इतना फास्ट और इतना इम्प्रूव कर देगा कि जो दूसरी स्पीशीज़ है, ठीक है, वो उस ग्रोथ के साथ मेंटेन नहीं कर पाएगी, अपने आप की स्पीड को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे जो दूसरी स्पीशीज़ है वो डेथ उसकी होती जाएगी और वो स्पीशीज़ जो है उसका कंप्लीटली रिमूवल होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन का जो फिनोमिना है, कंपटीशन का जो प्रिंसिपल है, उसके प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जब एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को
सिमिलर हैबिटेट से कम्प्लीटली रिमूव कर दे, कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दे, तो उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं गॉसेस प्रिंसिपल। जैसे अभी गाजर घास का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगी, सामने वाले प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देगी, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ होगी और वो प्लांट वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। दैट इज़ ओनली नोन एज द गॉस प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, हम लोग आते हैं पैरासिटिज्म पे। ठीक है, पैरासिटिज्म सबको हम लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। ठीक है, एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। तो पैरासाइट क्या करता है, वो फूड, न्यूट्रिशन के लिए या शेल्टर के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इन टर्न होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि होस्ट ने जो फूड अपने लिए बनाया था, जो पानी अपने लिए एब्जॉर्ब किया था, वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसको पैरासाइट के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब पैरासाइट भी ऐसी चीज़ है कि पहले जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ता है। ठीक है, वैसे ही वाला काम करता है पैरासाइट भी। ठीक है, स्टार्टिंग में पैरासाइट जो है वो रहेगा तो इतना सा, ठीक है, लेकिन होस्ट की जो मशीनरी है, होस्ट के बॉडी का जो मशीनरी है, उसी को यूज़ करते करते धीरे धीरे इतना ज़्यादा पैरासाइट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा कि कई बार होस्ट से ज़्यादा बड़ा तो पैरासाइट हो जाता है। ठीक है, फिर वो पैरासाइट क्या करेगा, कंप्लीटली होस्ट की मशीनरी जो है उसको कैप्चर कर लेगा, धीरे धीरे होस्ट की बॉडी को पूरा अंदर से हॉलो कर देगा, खोखला कर देगा, होस्ट की मशीनरी जो है वो काम करना बंद कर देगी और उसके बाद अल्टीमेटली होस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अमरबेल सब लोग जानते होंगे, है ना। अमरबेल जो है वो क्या है, एक प्लांट पैरासाइट है। ठीक है, तो अमरबेल जो है उसका अपना कोई फोटोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होता, येलो कलर का होता है अमरबेल, सब लोग जानते हैं। तो उसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अमरबेल सिर्फ क्या करता है कि भाई वो एक मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर क्या कहता है, मूव करता है। जैसे कि अगर कोई दो पेड़ हैं, ठीक है, दोनों में से एक के ऊपर अगर अमरबेल जो है उसका इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये अमरबेल जो है इस पेड़ को तो पहले बर्बाद कर देगा, उसके बाद धीरे से मूव करके जो है वो दूसरे पेड़ की तरफ आएगा, फिर उसकी जो मशीनरी है उसको भी यूज़ करेगा। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अमरबेल जो है वो जंप करता है, उसकी अपनी फोटोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है। ठीक है, ना उसके अंदर कहीं कोई जाइलम होता है, ना उसके अंदर कहीं कोई फ्लोएम होता है। ठीक है, उसके अंदर फूड स्टोर करने का भी मैकेनिज्म नहीं होता है। इट इज़ नथिंग लाइक अ नॉर्मल प्लांट। ठीक है, तो अमरबेल सिंपली क्या करता है कि कोई भी जो ट्री का ब्रांच है उसके ऊपर लिपट जाएगा। ठीक है, अपने जो हॉस्टोरिया होता है, जो पैरासिटिक रूट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, ट्री के ब्रांच के अंदर इंसर्ट कर देगा। ट्री के ब्रांच के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वहाँ तक ये हॉस्टोरिया चले जाते हैं। जाइलम से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, फ्लोएम से फूड एब्जॉर्ब करेंगे, अपना मस्त आराम से खेलेंगे, कूदेंगे, ग्रो करेंगे, बिंदास डेवलप होंगे। उसके बाद अल्टीमेटली पूरा जो ट्री है, पूरा जो प्लांट है उसको अंदर से बर्बाद कर देंगे। अल्टीमेटली ट्री की डेथ हो जाएगी और अमरबेल तो अमरबेल है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म में बेसिकली ऐसा होता है। अब पैरासिटिज्म जो है इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स इसमें दिया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट दिया है। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको कि हम लोग एक्टोपैरासाइट कहते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम लोग एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो एक्टो और एंडोपैरासाइट में डिफरेंस क्या होता है, एक्टोपैरासाइट जो है दैट विल अटैक द होस्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब होस्ट की बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट रहेंगे ऐसे पैरासाइट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल दें तो जुआ। ठीक है, बचपन में सभी के बालों में जुएं पड़ती हैं कभी ना कभी। ठीक है, जब बच्चा नया नया स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो जो जुएं होती हैं वो क्या है, एक तरीके के आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, आपके स्पेसिफिकली स्किन में, आपके बालों में रहते हैं। ठीक है, बालों की जो जड़ है वहाँ से वो लोग जो आपका ब्लड है उसको सक करते हैं और हमारे ब्लड के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और अगर सही समय पे जुएं जो हैं उनका रिमूवल ना किया जाए तो जुएं जो है वो मतलब खून चूसने के चक्कर में कई बार जो हमारे सर
सर की स्किन होती है ना, उसको इतने बुरी तरीके से डैमेज कर देते कि बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, उसमें और भी फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है। तो जुएँ जो है वो एक तरीके के एक्टोपैरासाइट है। या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, मच्छर की बात करें, लीच के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे क्या है, एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है आता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि एस्कैरिस होता है, टीनिया सोलियम होता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली टेप वॉर्म कहते हैं। तो टेप वॉर्म जैसे कि उसका इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया, ठीक है, तो वो लंबे समय के लिए इंटेस्टाइन्स में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। मेरे एक चाचा हैं, ठीक है, वो सर्जन हैं, तो वो जब सर्जरी का पीजी कर रहे थे, सर्जरी में आगरा के मेडिकल कॉलेज से कर रहे थे, तो वहाँ से फिर बीच में कुछ दिन की छुट्टी के लिए बिलासपुर आए, मेरे से मिलने के लिए आए, तो बता रहे थे कि उन्होंने कुछ 10 या 11 साल का बच्चा था, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो उसका फिर सोनोग्राफी वगैरह सब किया, तो बोले कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कुछ ब्लॉकेज है इंटेस्टाइन्स में, उसको क्लियर करना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो, तो उसका ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करके जब उसके इंटेस्टाइन्स को ओपन किए, यू वुडेंट इमेजिन, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ऐसे बाल्टी भर भर के टेप वॉर्म निकाले हैं उसके इंटेस्टाइन से, मतलब उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके पेट में भयंकर टेप वॉर्म का इन्फेक्शन था। बोले ऐसी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भर के हम लोग ऐसे खींच खींच के निकाले हैं टेप वॉर्म को, इतना गंदा इन्फेक्शन उसके बॉडी में हो चुका था। तो यू वुड इमेजिन कि कितना भयंकर पैरासाइट होता है टेप वॉर्म, है ना। तो चलो इसके बारे में हम लोग, हाँ बेटा, ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इनका आने का तरीका क्या है, गंदा खाना, गंदा पानी, ठीक है, या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उसका अगर ह्यूमन वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटा जो है, स्टूल जो है, अगर वो गलती से टच हो जाए आपसे, ठीक है, या फिर मतलब एक्सक्रीटा के ऊपर बैठी हुई मक्खी अगर आपके खाने पे बैठ रही है, तो मतलब अगर नॉन हाइजीनिक कंडीशंस आप मेंटेन करोगे, गंदा खाना, गंदा कपड़ा, गंदा पानी, गंदा एनवायरनमेंट, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस के वजह से ही ये पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जो इंसान अच्छे से रहता है, साफ़ सुथरी जगह पे रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, धुले हुए, अच्छा खाना खाता है, ताज़ा खाना खाता है, उसको कभी पैरासाइट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर जुएँ, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरासिटिज्म और एमेंसिलिज्म को और कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।